कट कट कट। हेलो एवरीवन। तो आप सब लोग तैयार हैं करंट नॉमिक्स की डेली करंट अफेयर सीरीज़ के इस एडिशन के लिए, जहां पर आप काफ़ी सारी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन सीखेंगे। तो सबसे पहले आप अपने सब दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि ये सारी इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंच जाए। और साथ में आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली टॉपिक्स से। आज का फर्स्ट टॉपिक हमारा रहा है सिप्री रिपोर्ट। सिप्री की फुल फॉर्म होती है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। बेसिकली सिप्री ने 2019 की जो रिपोर्ट पब्लिश की है उसमें बताया गया है कि इंडिया टॉप 3 मिलिट्री एक्सपेंडिचर वाली कंट्रीज़ में आता है। तो ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इस पर डिस्कशन करेंगे। आप इसको हमारे जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है जो यूपी और तमिलनाडु में सेटअप किए गए हैं उससे भी कोरिलेट कर सकते हैं। सेकेंड न्यूज़ आज हमारी बनी है बीआरओ ओपन्स रोहतांग पास। जो आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर वर्क करता है, उसने रोहतांग पास को 3 वीक से पहले ही ओपन कर दिया है, क्योंकि इसेंशियल सप्लाईज़ को लाहौर और स्पीति डिस्ट्रिक्ट तक हमें पहुंचाना था। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको हम डिस्कस करेंगे। और तीसरी जो कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपने नाम सुना होगा स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स का, जहां पर हम इमरजेंसी ऑयल स्टॉक कर रहे हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है अभी पूरे वर्ल्ड के अंदर क्रूड ऑयल की प्राइसेस लगातार डिक्लाइन हो रही है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ है हमारे लिए। एंड फोर्थ न्यूज़ का आज हम डिस्कशन करेंगे जो कि रिलेटेड है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रिटी से। अभी हाल ही में यूएसए ने एक्यूज़ किया है चाइना एंड रशिया को कि वो परफॉर्म कर रहे हैं लो यील्ड टेस्टिंग। अभी हम देखेंगे किस टाइप की टेस्टिंग के बारे में ये बात की जा रही है। और ध्यान रखना, इंडिया ने न तो सीटीबीटी पर साइन किए हैं और न ही इंडिया ने सीटीबीटी को रेटिफाई किया है। तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और लास्ट आज हम डिस्कस करेंगे हमारा मैपिंग वाला पार्ट, जहाँ पर हम जानेंगे चाइना के एम्बिशियस प्रोजेक्ट या चाइना का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जिसका नाम है OBOR। फुल फॉर्म हम इसकी बोलते हैं वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट। तो इसके बारे में भी अभी हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज ये हमारी पांचों न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं हमारी न्यूज़ नंबर 1 से, जहां पर हम डिस्कस करेंगे स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2019 की रिपोर्ट के बारे में, जो अभी कल ही पब्लिश की गई है। तो देखो इस रिपोर्ट से क्या क्या एसोसिएटेड फैक्ट्स हम निकाल सकते हैं जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। आप लोगों को पता है जितनी भी मेरी वीडियोज़ आती है एकदम टू द पॉइंट आपको मिलेगी, वही चीज़ें मिलेगी जो आपको एग्ज़ाम्स में पूछी जा सकती है। तो आप इन वीडियोज़ के अच्छे से नोट्स बना सकते हैं और आई होप वो सब आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिशियल होगी। तो आप बिल्कुल तैयार रहें, बिल्कुल साथ में आपके हाथ में मैपिंग भी होनी चाहिए, साथ में आपके हाथ में कॉपी पेन ज़रूर होना चाहिए ताकि आप सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ से नोट डाउन कर सके। पहली चीज़ मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में। जो ये इंस्टीट्यूट है ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। क्या है, स्वतंत्र रूप से अनुसंधान करने वाला इंस्टीट्यूशन है। इसकी स्थापना 1966 में कहाँ पर की गई, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में की गई। उसी के नाम से इसका नाम क्या है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्थापना कब हुई, 1966 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम के अंदर हुई। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिकली ये क्या है, थिंक टैंक है। जैसे आपने सुना होगा नीति आयोग भी हमारा क्या है, एक थिंक टैंक है, वैसे ये भी क्या है, थिंक टैंक की भांति कार्य करता है, रिसर्च करता है, डेटा इकट्ठे करता है, देन प्रोवाइड करवाता है अपनी रिपोर्ट्स के फॉर्म में, गवर्नमेंट्स को प्रोवाइड करवाता है, जो लोग हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनको अपने डेटा जारी करता है। तो सिप्री अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है, पता होना चाहिए। अब देखो ये किस रूप में हमसे पूछा जाएगा, तो नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखिए। अभी सिप्री ने अपनी 2019 की एक रिपोर्ट जारी की। उस रिपोर्ट के अंदर हमने बात की स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में। तो इसमें इन्होंने अपनी रिपोर्ट का टाइटल दिया ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर। क्या टाइटल था रिपोर्ट का,
ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर, कितना ज़्यादा एक्सपेंडिचर पूरे के पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट कंट्रीज़ के द्वारा अपने डिफेंस सेक्टर में या अपने मिलिट्री सेक्टर में किया जा रहा है। तो पहला इसने डेटा दिया कि 2019 की रिपोर्ट के आधार पर लगभग 1917 बिलियन डॉलर किस पर खर्च किए जाते हैं, मिलिट्री एक्सपेंडिचर पर, पूरे वर्ल्ड में मिलाकर। ये डेटा किसका है, पूरे वर्ल्ड का मिलाकर लगभग 1917 बिलियन डॉलर किस पर खर्च किए जाते हैं, मिलिट्री एक्सपेंडिचर पर यहाँ पर खर्च किए जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बोला था, जो इसका भी डेटा आया है वहाँ पर हम देखेंगे सबसे ज़्यादा जो आपका मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो किस कंट्री का है, यूएसए का। कितना है, 38%। सेकेंड नंबर पर है आपका चाइना, कितना परसेंट है, 14%। थर्ड नंबर पर आता है आपका इंडिया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडिया थर्ड नंबर पर आता है। सोचो रशिया से अपन ऊपर है, सऊदी अरेबिया से अपन ऊपर है, फ्रांस और जर्मनी से अपन ऊपर है। तो ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर बात की जाए टॉप 3 कंट्रीज़ की कि किसने सबसे ज़्यादा मिलिट्री पर एक्सपेंडिचर किया है, फर्स्ट नंबर पर यूएसए, सेकंड नंबर पर चाइना और थर्ड नंबर पर इंडिया। ये जो 2019 की रिपोर्ट है आपकी सिपरी की, उसमें बताया गया है। आपको अमाउंट भी याद रखना है, 3.7% एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सब लोग नोट डाउन कर लीजिए। और देख सकते हैं हमारा डेटा बिल्कुल ऑथेंटिक है, सिपरी की साइट से ये डेटा लिया गया है। अप्रैल 2020 के अंदर ये डेटा रिलीज़ किया गया है और वहीं से हमने ये डेटा कलेक्ट किया है। तो काफ़ी ऑथेंटिक डेटा के साथ हम आप लोगों के सामने आ रहे हैं। आप लोग हमारे चैनल से बिल्कुल जुड़े रहिए, सब अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि सब लोगों तक ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली पहुंच जाए। आगे देखते हैं, एक और चार्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यहाँ पर आप देखोगे जो अभी मैंने आपको दिखाया, मैंने आपको बोला यूएसए कितना परसेंट खर्च करता है, लगभग 38%। अगर मैं अमाउंट में बात करूं तो कितना, 732 बिलियन डॉलर। चाइना 261 बिलियन डॉलर और इंडिया का आप याद रखोगे लगभग 71 बिलियन डॉलर के आसपास इंडिया किस पर खर्च करता है, अपने मिलिट्री एक्सपेंडिचर पर। 2019 का डेटा है, बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है। लगभग 3.7% और अमाउंट में कितना है, 71.1 बिलियन डॉलर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखोगे कुछ और डेटा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये स्टैटिक्स आपको याद रखनी है जो मैंने आपको दिखाई। फर्स्ट नंबर पर कौन है आपका, यूएसए। सेकंड नंबर पर कौन है, चाइना। थर्ड पर कौन है, इंडिया। फोर्थ पर कौन है, रशिया। और फिफ्थ पर क्या है, सऊदी अरेबिया। आप देख सकते हैं 2018 में हमारी कौन सी पोजीशन थी, फोर्थ पोजीशन थी। अभी हमने और ज़्यादा इंप्रूव कर लिया है, मतलब हमने आप देख सकते हैं कि डिफेंस में हमने और ज़्यादा खर्च किया है, मिलिट्री एक्सपेंडिचर पे हमने और ज़्यादा खर्च किया है। पहले हम फोर्थ पोजीशन पर थे, अब थर्ड पोजीशन पर हम आ चुके हैं। एक तरह से ये हमारे लिए अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। क्यों, क्योंकि आप देखोगे इंडिया काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट करता है किसका, हथियारों का या आर्म्स का। जबकि हम चाहते हैं, आप लोगों को पता है इंडिया ने 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए हैं, एक यूपी के अंदर और दूसरा आपका तमिलनाडु के अंदर। उनके माध्यम से इंडिया चाहता है कि अब इंडिया जो आर्म्स का है वो क्या करे, एक्सपोर्ट करे। इंडिया भी क्या है, आर्म्स इंपोर्टर। इंडिया क्या बनना चाहता है, आर्म्स एक्सपोर्टर। तो हम चाहते हैं कि डिफेंस का हम एक हब तैयार करें, डिफेंस का प्रोडक्शन तैयार करें, मेक इन इंडिया को प्रमोट करें। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक और आप फैक्ट देख सकते हो या आपके ऐसे वगैरह में आप यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आप देखोगे कि टोटल अगर वर्ल्ड की जीडीपी 100 रुपये है तो 100 रुपये में से 2.2 रुपये किस पर खर्च होते हैं, आपके डिफेंस या मिलिट्री एक्सपेंडिचर पर यहाँ पर खर्च होते हैं। तो लगभग पूरे वर्ल्ड की जीडीपी का 2.2% हिस्सा किस पर जाता है, मिलिट्री स्पेंडिंग पर या मिलिट्री एक्सपेंडिचर पर। तो जो मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ इनको आप यूटिलाइज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। एक और फैक्ट आप यहाँ देखोगे पाकिस्तान से रिलेटेड, काफ़ी न्यूज़ में होता है। पाकिस्तान की पोजीशन कौन सी है, 24th। उससे पहले कौन सी पोजीशन थी 2018 में, 19th। मतलब पाकिस्तान का डिफेंस एक्सपेंडिचर क्या हो गया, कम हो गया। 2018 में 19वीं पोजीशन पर था, अभी 24वीं पोजीशन पर है। मतलब डिफेंस एक्सपेंडिचर उसका यहाँ से कम होता हुआ देखा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे देखो यहाँ से हम देखने वाले हैं एक और महत्वपूर्ण चीज़। अगर मैं बात करूँ यूनियन बजट में कितना हिस्सा हमारा आवंटित किया गया, तो आप देख सकते हो। अभी आपको मैं 2019-20 दो आंकड़े दिखाऊंगा, एक तो 2019-20 वाला मतलब पिछले बजट का, और एक अभी वाले बजट का 2020-21 का। अगर 2019-20 के बजट के आंकड़े देखोगे तो लगभग 3.18 लाख करोड़ खर्च किए गए थे। टोटल बजट कितना था, 27.84 लाख करोड़, और इस पर कितने खर्च किए गए थे, 3.18 लाख करोड़।
जबकि 2020-21 का अगर आप बजट देखते हो तो लगभग 3.37 लाख करोड़ खर्च किए गए हैं। थोड़ा सा बढ़ावा यहाँ पर देखने को मिला है, लेकिन टोटल जीडीपी में अगर आप देखोगे तो लगभग 1.5% है, जो काफ़ी कम है। ठीक है, आप देखोगे जीडीपी के हिसाब से कम है, लेकिन बजट के हिसाब से यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा पिछले बजट के कंपैरिजन में। इतना ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है, आपको जो मैंने आपको डेटा बताया वो एग्जैक्टली याद रखना है। मैं आपको वापस रिवाइज करवा देता हूँ इस सीरीज़ के अंदर क्या क्या याद रखना है आपको। पहली चीज़ याद रखनी है सिप्री के बारे में, जो 2019 की रिपोर्ट निकाली। टोटल 1917 बिलियन के आसपास पूरे वर्ल्ड यहाँ पर खर्च करता है। भारत का जो परसेंटेज है टोटल वर्ल्ड में 3.7% है। अमाउंट की टर्म्स में $71.1 बिलियन है। अगर आपको ये पता करना है टोटल वर्ल्ड की कितनी जीडीपी है, 2.2% है। रैंक आप यहाँ से देख सकते हो जो मैंने आपको बता दी। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो पाकिस्तान की पोजीशन है वो 24th है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो यूनियन बजट में हमारा हिस्सा बढ़ा है। कितना याद रखोगे, यूनियन बजट में हमारा पिछले बजट की तुलना में यहाँ से हिस्सा बढ़ा है। और जीडीपी के अंदर कितना है, लगभग 1.5% ऑफ कंट्रीज जीडीपी हम यहाँ पर स्पेंड करते हैं। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। सिप्री के बारे में मैंने आपको बता दिया था, फिर भी यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं। ये क्या है, 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। थिंक टैंक के रूप में ये कार्य करता है। ठीक है, ये डेटा प्रोवाइड करवाता है मीडिया को, पब्लिक को, पॉलिसी मेकर्स को, रिसर्चर्स को। तो ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है। मैंने आपको सारे के सारे फैक्ट जो कि इससे रिलेटेड थे वो कवर किए हैं। सब लोग नोट्स बनाएंगे अच्छे से ताकि एग्जाम में इन सब फैक्ट्स को यूटिलाइज कर सके। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो यूपी वाला है और तमिलनाडु वाला है, उसका भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो, जहाँ पर इंडिया चाहता है कि हम क्या बने, हथियारों का निर्यातक बनकर उभरे। जबकि अभी क्या है, इंडिया लार्जर इंपोर्ट करता है। इंपोर्ट कहाँ कहाँ से करता है, मेजर इंपोर्ट इंडिया का होता है यूएसए से, रशिया से और इजराइल से। ये 3 कंट्रीज है जहाँ से इंडिया मेजरली आर्म्स क्या करता है, इंपोर्ट करता है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हमारी सेकंड न्यूज़ पर। सेकंड न्यूज़ बनी है हमारी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की। देखो इसमें क्या क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन से मंत्रालय के अंदर आता है, कौन से मंत्रालय के अंदर आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, किसके अधीन ये वर्क करता है, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस न्यूज़ के अंदर आपको क्या सीखना है, रोहतांग पास जो कि कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। उसको 3 वीक जल्दी ही ओपन कर दिया गया। क्यों, ताकि हमारी जो इसेंशियल सप्लाईज़ है या रिलीफ मटेरियल है उसको हम कहाँ तक पहुँचा सके, लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट जो कि हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट है। और आपको पता है ये सारी चीज़ें क्यों की जा रही है, अभी सब लोगों को पता है कि कोविड-19 की वजह से ही सारी की सारी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा डिसरप्शन देखा जा रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसेंशियल जो भी कमोडिटीज़ है, सप्लाई है, जो भी हमारा रिलीफ मटेरियल है वो हमें कहाँ तक पहुँचाना है, लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट्स के जो कि हिमाचल प्रदेश में लाई करते हैं। इसलिए इस पास को 3 वीक एडवांस में ही ओपन कर दिया गया। इस पास से रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। पहली, ये हिमालय के अंदर कौन सी रेंज के अंदर लाई करता है, उस रेंज का नाम है पीर पंजाल रेंज। क्या रेंज है वो, पीर पंजाल रेंज। कितने फिट की ऊंचाई पर है, लगभग 13,058 फिट की ऊंचाई पर है ये पास। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ये पास किस किस को कनेक्ट करता है, ये पास लेह और मनाली को कनेक्ट करता है। ध्यान रखना, ये पास किसको कनेक्ट करता है, लेह को मनाली से कनेक्ट करता है। और ध्यान रखना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पास है। जो ट्राइबल पॉपुलेशन है आपकी लाहौल वैली जो हिमाचल प्रदेश में लाई करती है और बाकी कंट्री के लिए एक कनेक्टिविटी का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जरिया है। इसके बिना कनेक्टिविटी काफ़ी डिफ़िकल्ट यहाँ पर हो जाती है। तो कनेक्टिविटी और स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये पास भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो रोहतांग पास आपको ध्यान रखना है, पीर पंजाल रेंज में लाई करता है, लेह को मनाली से कनेक्ट करता है, 13,058 फीट की ऊंचाई पर है। और भी देखिए इससे एसोसिएटेड फैक्ट आप देख सकते हो। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आर्मी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पास है, क्योंकि आर्मी को जो लद्दाख रीजन के पास पहुंचना होता है वहां तक पहुंचाने के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जरिया है। इसको लाइफ लाइन भी हम बोल सकते हैं आर्मी ट्रूप्स के लिए जो कि डिप्लॉय है लद्दाख रीजन के अंदर। साथ में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ देखोगे, लगभग 6 महीने तक ये जो पूरा का पूरा पास है वो किससे घिरा हुआ रहता है, बर्फ़ से। पूरा का पूरा स्नो बाउंड एरिया होता है। मिड नवंबर से लेकर मिड मई तक यहाँ पर कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है, जो कि लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट को पूरी की पूरी कंट्री से क्या कर देता है, अलग कर देता है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर उस टाइम जो सारी की सारी सप्लाई पहुँचाई जाती है वो किससे पहुँचाई जाती है, आपकी एयर ट्रैफिक के माध्यम से, आपके हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से, जो आपके आर्मी के होते हैं या एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स होते हैं उनकी सहायता से सारी की सारी सप्लाईज यहाँ पर पहुँचाई जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है सब लोगों को।
आगे आप देखो, आगे आपको एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको देखने को मिलेगा जो इसी पास से रिलेटेड है। यहाँ पर एक टनल बनाई गई थी, एक सुरंग बनाई गई थी जिसका नाम है अटल टनल। कितने लंबाई की थी ये? लगभग 8.8 किलोमीटर की थी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वर्ल्ड की सबसे लंबी टनल है जो 3000 मीटर की ऊंचाई पर बनाई गई है। कितने मीटर की ऊंचाई पर है? एल्टीट्यूड ऑफ 3000 मीटर की ऊंचाई पर बनाई गई दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है जिसकी लंबाई है 8.8 किलोमीटर। ये सुरंग क्या करती है? जो आपका लेह और मनाली के बीच की जो डिस्टेंस है उसको घटाकर मात्र 46 किलोमीटर कर देती है। और जो आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा ये धन और समय, मनी और आपका टाइम दोनों की बचत करती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कनेक्टिविटी की दृष्टि से। रोहतांग पास न्यूज़ में है तो आपको अटल टनल के बारे में भी पता होना चाहिए, जो कि 8.8 किलोमीटर लंबी सुरंग है, दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है जो कितनी मीटर की ऊंचाई पर है? 3000 मीटर की ऊंचाई पर है। ये कनेक्टिविटी दे सकती है हर मौसम के टाइम पर, ये कनेक्टिविटी दे सकती है आपके हिमाचल प्रदेश और लद्दाख वाले रीजन को। जो आपको पता है, मैंने आपको बताया था लगभग 6 महीने तक ये जो विंटर्स के टाइम पर जो रेस्ट पार्ट है इंडिया का उससे क्या हो जाता है? कट ऑफ हो जाता है। इस टनल की माध्यम से हर मौसम में हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को कनेक्टिविटी दी जा सकती है। तो ये कनेक्टिविटी देने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना है अटल टनल जो कि रोहतांग पास में बनाई गई है। रोहतांग पास चूँकि न्यूज़ में है इसलिए मैंने आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे दी। आगे चलते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये किसके कंट्रोल में काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के कंट्रोल में काम करता है। इसकी स्थापना 1960 में हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उस टाइम पर ये की गई थी। ये क्या करता है? जो भी आपके डिफ़िकल्ट एरियाज़ होते हैं, जो आपके बॉर्डर एरियाज़ होते हैं, जैसे कि आपका नॉर्थ वाला पार्ट है, उत्तर पूर्व वाले बॉर्डर एरियाज़ है, वहाँ पर ये रोड बनाने का, कंस्ट्रक्शन का सारा काम संभालता है। कहाँ पर ये वर्क करता है? जो आपके डिफ़िकल्ट टेरेन वाले एरियाज़ है, दुर्गम क्षेत्र है, बॉर्डर वाले एरियाज़ है, वहाँ पर ये काफ़ी इफेक्टिवली वर्क करता है। चाहे कंस्ट्रक्शन का काम हो, चाहे सड़कें बनानी हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है। ध्यान रखना है रोड मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आता, कंफ्यूज मत होना। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से आप समझोगे कि ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अंदर आएगा, नहीं, ये रोड एंड ट्रांसपोर्ट के अंदर नहीं आता। किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, क्योंकि ये सब बॉर्डर एरियाज़ में ही सर्व करता है। ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, आप यहाँ से पास के लोकेशंस भी देख सकते हो। ये आपका रोहतांग पास है जिसके हम बारे में हम बात कर रहे थे, जो कि आपका हिमाचल को किससे कनेक्ट करता है? आपका लद्दाख या लेह वाले रीजन से, ताकि ये कनेक्टिविटी प्रदान करता है। लाहौल और स्पीति जो कि दोनों हिमाचल वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ भी ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। तो आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी न्यूज़ में है, काफ़ी सारे पासेज हैं यहाँ पर, तो इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। देखो मैं आपको नाम बता देता हूँ। सिपकिला पास आपका कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है। इंपॉर्टेंट पासेस की हम बात कर रहे हैं। नीतिला पास भी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर है? आपको उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलेगा। जो लिपू लेक है ये आपका ट्राई जंक्शन पास है, इंडिया नेपाल चाइना की बॉर्डर पर है ये। उसके बाद नाथुला पास भी काफ़ी न्यूज़ में होता है, सिक्किम के अंदर है ये। आपने चुम्बी वैली का नाम सुना होगा जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा सिपकिला पास हिमाचल प्रदेश में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रोहतांग पास मैंने आपको बता दिया हिमाचल प्रदेश वाला। बोमडिला पास आपका अरुणाचल में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो काफ़ी सारे पासेज है, आप इसमें देख सकते हैं। सिपकिला मैंने आपको बता दिया, नाथुला मैंने आपको बता दिया, बोमडिला मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बनिहाल पास कश्मीर वैली में है। तो ये कुछ पासेज हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हम इन सब चीज़ों को भी कवर करेंगे, सबके लिए सेपरेट वीडियोज़ लेकर आएंगे ताकि सबको डिटेल में हम यहाँ पर डिस्कस कर सकें। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो अब यहाँ पर हम तीसरी न्यूज़ लेकर आए हैं हमारी स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स के बारे में। कौन सी न्यूज़ है हमारी? स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स के बारे में। तो आपको यहाँ पर क्या समझना है? आप लोगों को समझना है कि एनर्जी सिक्योरिटी की दृष्टि से ये पेट्रोलियम रिजर्व हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये न्यूज़ में क्यों है? इनका न्यूज़ में होने का कारण इसलिए है क्योंकि आप लोगों को पता है अभी जो पूरे दुनिया भर के अंदर जो क्रूड ऑयल की प्राइसेज है वो लगातार गिरती जा रही है। तो इंडिया ने डिसाइड किया है कि जो हमारे स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम के रिजर्व है इनको पूरा फिल किया जाए, ताकि इमरजेंसी सिचुएशंस में या कभी भी जो हमारी एक्सटर्नल सप्लाई है वो अच्छे से वर्क नहीं करे या कभी काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस बढ़ जाए तो उसको भी हम इजीली डील कर सकें। तो ये इंडिया की किस में हेल्प करेगा? हमको क्या मिलेगा? चीप ऑयल भी मिल जाएगा, सस्ता ऑयल भी मिल जाएगा और इससे हमारा स्टोरेज भी फिल हो जाएगा ताकि हम इसको काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज़ कर सकते हैं। देखो आगे यहाँ पर मैप से आप देखोगे कि अभी हमारे जो कितने स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, ध्यान से देखना। आप देखोगे पहली चीज़ तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ावा देना।
क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ावा देना। आप देखोगे लगभग अभी हमारे पास कितनी क्षमता है? 5.33। कितनी क्षमता है हमारे पास अभी? 5.33 मिलियन टन। कितनी क्षमता है? मेट्रिक मिलियन टन। एमएमटी की फुल फॉर्म क्या होती है? मेट्रिक मिलियन टन। तो आप देखोगे फेज़ 1 के अंदर हमारा विशाखापट्टनम वाला पार्ट मैप पर आपको विजिबल होगा, आपको मंगलोर वाला पार्ट यहाँ पर विजिबल होगा, और तीसरा पदूर वाला पार्ट। और अभी जो दूसरे फेज के अंदर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व हमारे ऑयल है, जिनकी क्षमता है 6.5 मेट्रिक मिलियन टन। फर्स्ट फेज की कितनी है? 5.33 मेट्रिक मिलियन टन। सेकेंड फेज के जो हमारे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, उनकी क्षमता है 6.5 मेट्रिक मिलियन टन। कहाँ कहाँ पर है? आपका जो चांदी कोल उड़ीसा वाला पार्ट है और पदूर आपका कर्नाटका वाला पार्ट है। यहाँ पर दूसरा रिजर्व भी बनाया जा रहा है ताकि कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे जो पेट्रोलियम रिजर्व है उनकी लोकेशन क्या है। आपको ये भी पूछा जा सकता है। 3 सिटीज़ के नाम दे दिए जाएंगे, विशाखापट्टनम, मंगलोर और पदूर। आपसे बोला जाएगा नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो, ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करो, क्योंकि ये एरिया न्यूज़ में है। तो आपको पढ़ने के साथ साथ ये भी सोचना है कि मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे ये किस प्रकार से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये भी चीज़ आपको यहाँ पर एग्जैक्टली डिस्कस करनी है। तो आपको आई थिंक पता हो गया होगा। 2 फेजेज़ हैं हमारे। फर्स्ट फेज़ के अंदर जो हमारा टारगेट था वो 5.33 मेट्रिक मिलियन टन का था। सेकंड के अंदर 6.5 मेट्रिक मिलियन टन है। लोकेशंस मैंने आपको दिखा दी है। विशाखापट्टनम जो कि आपका आंध्रा में है, चांदीकोल जो कि उड़ीसा में है, आपका मंगलोर कर्नाटका वाला पार्ट हो गया, पदूर कर्नाटका वाला पार्ट हो गया। आई होप आप सब लोगों को ये क्लियर होगा। पदूर कर्नाटका में है, मंगलोर कर्नाटका में है, विशाखापट्टनम आंध्रा में है और चांदीकोल आपका उड़ीसा में है। नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। अब यहाँ पर देखिए ऐसा क्यों किया गया। आपको पता है कि एक और मैं आपको यहाँ से फैक्ट बताना चाहता हूँ। आप सब लोगों ने नाम सुना होगा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का। वो क्या बोलती है कि लगभग आपके पास 90 दिन का स्टोरेज होना चाहिए किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को डील करने के लिए। मतलब जितना आप ऑयल 90 दिन के अंदर इंपोर्ट कर सकते हो, उतना आपके पास इमरजेंसी के अंदर स्टॉक होना चाहिए ताकि आप किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन से डील कर सको। तो हमारा टारगेट क्या है? एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ावा देना। अभी हमारे को जो क्रूड ऑयल मिल रहा है वो सस्ता मिल रहा है, जिससे हम एनर्जी सिक्योरिटी को और भी ज़्यादा बूस्ट यहाँ पर कर सकते हैं। हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट को और भी यहाँ पर कम कर सकते हैं। कोई भी ऐसी सिचुएशन आए जैसे डिजास्टर आ जाए, वॉर हो जाए, अदर कैलामिटीज़ हो जाए, उसको कैसे हम डील करें, इसके लिए हमने बनाए हैं स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, ताकि हम यहाँ पर उनका स्टोरेज कर सकें। ठीक है, आगे बढ़िए। ठीक है, मैंने आपको नाम बता दिया इंडिया के कौन कौन से स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल रिजर्व्स हैं। विशाखापट्टनम आंध्रा, मंगलूर कर्नाटका, पदूर कर्नाटका। उसके अलावा 2 एडिशनल में हमने देखे, चांदीकोल उड़ीसा वाला और पदूर कर्नाटका वाला, जहाँ पर सेकंड फेज़ भी हमने यहाँ पर लॉन्च किया है। ठीक है, सब लोगों को क्लियर होगा। और ध्यान रखना 2017 से भारत इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का एसोसिएट मेंबर्स के रूप में कार्य करता है। भारत इसका फुल मेंबर नहीं है, लेकिन भारत इसका क्या है? एसोसिएट मेंबर के रूप में कार्य कर रहा है। ध्यान रखना भारत इसका फुल मेंबर नहीं है। आगे देखो, आगे ये वाला कॉन्सेप्ट अभी हम डील नहीं करेंगे, ये ओपेक वाला है। अगर आपने नाम सुना हो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, वहाँ से ये पहली बार कॉन्सेप्ट आया था जहाँ पर स्ट्रेटेजिक रिजर्व ऑयल की स्थापना की गई थी। सबसे पहले किसने की थी? यूएसए ने की थी। 1973 के अंदर यूएसए ने क्या बनाए थे? स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाए थे, क्योंकि आपको पता है ओपेक का क्राइसिस आया था। तो इसको हम बाद में डील करेंगे कि क्यों बनाए जाते हैं। आप लोगों को मेनली पता होना चाहिए कि एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बनाए जाते हैं। 1973 में कॉन्सेप्ट यूएसए ने सबसे पहले इसको बनाया था। अभी आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, ये वाला हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक पर हम डिस्कस कर रहे हैं जो है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है अभी। पहले तो इस ट्रीटी के बारे में देखेंगे, फिर देखेंगे भारत इस ट्रीटी का सदस्य है या नहीं है, भारत ने इस ट्रीटी को साइन किया है या नहीं किया, और रेटिफाई किया है या नहीं किया। 2 इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पर डिस्कस करेंगे, साइन वाली और रेटिफिकेशन वाली। न भारत ने साइन किया है और न भारत ने रेटिफाई किया है। साइन करना और रेटिफाई करना 2 अलग अलग टर्म होती है, उनको हम डिस्कस कर लेंगे। तो पहली चीज़ तो ये न्यूज़ में क्या है, क्यों है? क्योंकि आप देखोगे यूएसए के स्टेट डिपार्टमेंट ने चाइना और रशिया पर आरोप लगाया है कि ये कम यील्ड वाले क्या कर रहे हैं? न्यूक्लियर टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी के तहत बैन किए गए हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि अभी तक ये जो ट्रीटी है फोर्स के अंदर नहीं आई है, अभी तक ये ट्रीटी इम्प्लीमेंटेड नहीं हुई है। ध्यान रखना, सीटीबीटी अभी तक फोर्स में नहीं आई है। एनपीटी का आपने नाम सुना होगा,
सीटीबीटी का नाम सुना होगा, लेकिन सीटीबीटी फोर्स में नहीं आई है। आगे देखो इसके अंदर न्यूज़ में क्यों है। यूएसए ने आरोप लगाया है चाइना और रशिया पर कि ये अभी भी लो यील्ड के न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट कर रहे हैं। आपके दिमाग में डाउट होगा कि लो यील्ड होती क्या है, वो भी हम डिस्कस करते हैं अभी आप देखो, पहली चीज़ सीटीबीटी के बारे में देख लो। सीटीबीटी कब नेगोशिएट की गई थी। बेसिकली सीटीबीटी का नेगोशिएशन स्टार्ट हुआ था, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जेनेवा के अंदर, जो कि क्या थी, डिसआर्मामेंट। डिसआर्मामेंट का मतलब होता है निशस्त्रीकरण या न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड। डिसआर्मामेंट को मैं क्या बोलूँगा, न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड को डिसआर्म करने के लिए जेनेवा के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, किसके द्वारा, उस टाइम पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की अध्यक्षता में 1996 में सीटीबीटी को क्या किया था, अडोप्ट किया गया था। तो इट वाज नेगोशिएटेड एट द कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट इन जेनेवा एंड अडोप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 1996। कब, 1996 के अंदर। उसके बाद देखो 1996 में इस ट्रीटी को सिग्नेचर के लिए खोला गया। 182 कंट्रीज़ ने सोचो इस पर सिग्नेचर किए, लेकिन अभी तक ये फोर्स में नहीं आई है। क्यों, सिग्नेचर करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने ट्रीटी को रेटिफाई कर लिया। सिग्नेचर करने का मतलब होता है हाँ इस ट्रीटी पर अब हम विचार करेंगे, लेकिन अब उस ट्रीटी पर विचार करने के बाद अगर आप रेटिफाई नहीं करते तब तक आप उस ट्रीटी के मेंबर नहीं माने जाते। सिग्नेचर का मतलब होता है हाँ इस ट्रीटी को हम अडोप्ट करने के इच्छुक हैं, हम इस पर फर्दर विचार करेंगे, हमारी कंट्री के पार्लियामेंट में या जो भी उनका प्रोसीजर होता है वहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन जब तक रेटिफाई नहीं होता तब तक आप उसके मेंबर नहीं माने जाते। सोचो 182 कंट्री ने साइन कर दिया था, लेकिन अभी तक ये फोर्स में नहीं आई है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ देखो, तो पहली चीज़ समझ में आ गई कब सीटीबीटी को नेगोशिएट किया गया। यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस थी, जो कि कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट इन जेनेवा थी, और अडोप्ट की गई थी यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने 1996 के अंदर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप देखोगे इसके अंदर क्या बोला गया है, सारे तरह के न्यूक्लियर टेस्ट को बैन किया गया है। एक बार आप इसकी डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, ये ट्रीटी क्या बोलती है, आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इस ट्रीटी का ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी तरह के न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं उन सबको यहाँ पर बैन किया गया है। तो आप देखोगे अ कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन हैज़ बीन डिफाइंड एज ए जीरो यील्ड। जीरो यील्ड होना चाहिए, कोई भी आउटपुट उस टेस्ट का नहीं आना चाहिए, किसी भी तरह से वो न्यूक्लियर से एसोसिएटेड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखा गया है कि सीटीबीटी के प्रोविजंस के थ्रू सारे तरह के न्यूक्लियर टेस्ट बैन पर रोक लगाई गई है। अब यहाँ पर आप देखोगे नेक्स्ट पर, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये ट्रीटी फोर्स में कब आएगी। ये ट्रीटी फोर्स में जब आएगी जब 44 स्टेट्स को क्या कर देंगे, रेटिफाई कर देंगे। लेकिन अभी तक सोचो 44 देशों के द्वारा भी इसको रेटिफाई नहीं किया गया है। 182 ने साइन कर दिया, लेकिन 44 ने भी इसको अभी रेटिफाई नहीं किया है। तो ध्यान रखना, साइनिंग पावर अलग होती है और रेटिफिकेशन अलग होता है। जब तक रेटिफिकेशन नहीं होता तब तक वो ट्रीटी फोर्स में नहीं आती। तो ध्यान रखना, ये ट्रीटी सब तरह के न्यूक्लियर टेस्ट को क्या करती है, बैन करती है, चाहे उसके अंदर लो यील्ड हो चाहे उसके अंदर हाई यील्ड हो। यील्ड का मतलब होता है कितना आउटपुट उस टेस्ट के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है। ये क्या बोलती है, जीरो यील्ड। कोई भी टेस्ट किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए। आगे देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो, भारत ने, नॉर्थ कोरिया ने और पाकिस्तान ने अभी तक इस पर साइन भी नहीं किए। 182 देशों के अंदर भारत, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान नहीं है। तीनों कंट्रीज़ ने इस ट्रीटी को साइन भी नहीं किया। और अगर क्वेश्चन आता है तो भारत ने न तो साइन किया है और न ही रेटिफाई किया है। तो इंडिया इज़ नाइदर साइंड नॉर रेटिफाइड द सीटीबीटी। ध्यान रखना, और सीटीबीटी अभी तक फोर्स में नहीं आई है, मतलब इसका कोई भी लीगल प्रोविज़न आपके लिए मान्य नहीं होगा। इसलिए आप देख सकते हैं ये काफ़ी न्यूज़ में है। और लास्ट पार्ट आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। हमारा मैपिंग वाला पार्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ये भी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ चाइना का वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट। क्या नाम है, चाइना का वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, OBOR। सब लोग ध्यान से देखेंगे, आपको यहाँ पर 3 डिफरेंट कलर दिखाई देंगे। एक आपको दिखाई देगा ब्लू कलर, ब्लू कलर रिप्रेजेंट करेगा आपके ओशियंस को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपके ओशियंस को, क्योंकि जो ये पूरा का पूरा रूट है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे वाला ब्लू कलर वाला, ये आपका रूट किसका है, आपका है सी रूट। चाइना चाहता है पूरे के पूरे वर्ल्ड को कनेक्टिविटी देना, चाहे वो सी रूट के थ्रू हो, चाहे लैंड रूट के थ्रू हो, चाहे आपका रेल रूट। तो ब्लैक कलर वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका रेल रूट को। आपका जो रेड कलर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लैंड रूट को। और जो आपका ब्लू कलर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सी रूट को। तो देखो चाइना ने पूरा का पूरा वर्ल्ड के अंदर जाल बिछा दिया है। चाइना पूरे के पूरे वर्ल्ड को, चाहे वो रेल से कनेक्ट करे, चाहे रोड से कनेक्ट करे, चाहे वो सी से कनेक्ट करे, पूरे के पूरे वर्ल्ड को वो कनेक्टिविटी
देने के लिए पूर्णतः तैयारी कर चुका है। तो आपको यहाँ पर साथ में ध्यान रखना है कि जो चाइना का वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट है, ये उसका एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसमें वो पूरे के पूरे वर्ल्ड को इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके कनेक्टिविटी दे रहा है ताकि पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर अपने एक्सपोर्ट को प्रमोट कर सके, पूरे के पूरे वर्ल्ड के साथ अपनी हेजेमनी, क्योंकि चाइना चाहता है अपनी हेजेमनी या अपने वर्ल्ड में अपना प्रभुत्व स्थापित करना और अपने आप को सुपर पावर के रूप में स्टेब्लिश करना। तो आप देखोगे जो इसका नीचे वाला ब्लू आपको मिलेगा, ये पूरे के पूरे पोर्ट्स है। आपको पता है चाइना ने हम्बनतोता पोर्ट श्रीलंका से 99 ईयर्स के लिए लीज पर लिया हुआ है। कुआलालंपुर मलेशिया की कैपिटल है आपका, मोम्बसा आपका केन्या वाला पोर्ट है, एथेंस आपका मेडिटेरियन सी में आ जाएगा। ये पूरा का पूरा आपको देखने को मिलेगा चाइना का, किसके अंदर, चाइना का आपका जो सी वाला पार्ट है, ठीक है। इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अभी मैं आपको शॉर्ट में डिस्कस कर रहा हूँ। लैंड रूट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा कौन सा रूट है, जो आपने सिल्क रूट का नाम सुना होगा, सिल्क रूट, जहाँ से सिल्क के ट्रेड होता था। तो चाइना ने अपने पुराने सिल्क रूट को वापस क्या कर लिया है, रिविटलाइज कर लिया है। तेहरान मतलब ईरान वाला पार्ट, इस्तांबुल मतलब टर्की वाला पार्ट, पूरा का पूरा मध्य एशिया को कनेक्ट करके किससे जोड़ दिया इसने, यूरोप से। सोचो, इसने अफ्रीका को कनेक्ट कर दिया, यूरोप को कनेक्ट कर दिया, पूरा का पूरा एशिया कनेक्ट कर दिया और पूरा का पूरा पैसिफिक वाला पार्ट कनेक्ट कर दिया। पूरे वर्ल्ड को कनेक्टिविटी दे दी है इसने। और जो रेल रूट आप देख सकते हो, बीजिंग से होकर मॉस्को वाला पार्ट एंड देन फर्दर आपका यूरोप वाला पार्ट। इसमें और भी काफ़ी सारे प्रोस्पेक्ट हैं जहाँ पर हम बात कर सकते हैं चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी की, चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का, चाइना का 9 डेज लाइन्स का, लेकिन उनको हम फर्दर हमारे चैप्टर्स में यहाँ पर बात करेंगे। आई होप अभी तक आपको ये सब कुछ क्लियर होगा और जो आज का डेली करंट अफेयर्स का एडिशन है आप सब लोगों को अच्छा लगेगा। काफ़ी सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने सब दोस्तों को शेयर कर दीजिए और सब लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आई होप आप सबको बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट सीरीज़ में और भी नए वैल्यूएबल एडिशंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।